नमस्ते दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट जो आप मेरे में बनाए रखें और भी लोगों तक मेरे चैनल को पहुंचाएं ताकि मैं डिफरेंट करियर एक्सपर्ट से बात कर सकूं और इसी तरह मुझे मोटिवेशन मिल सके। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मेरे नेक्स्ट एपिसोड में आज मुझे मौका मिला। आज मेरे किसी कारणवश लिटरेचर फेस्टिवल में जाना हुआ और वहाँ पे मुझे एक इंग्लिश एक्सपर्ट से मुलाकात हुई और सर ने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे ऑन दिस धन्यवाद सर, मुझे podcast बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत। which is majorly based out on the English language because आप एक मैक्सिमम पीएचडी होल्डर हैं, तो एक इंग्लिश की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वहाँ तक आपने पढ़ाई भी की है। तो हम यही जानना चाहेंगे पहले तो सर आपका सफ़र और फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज से व्यक्ति कहाँ तक पहुँच सकता है और कौन कौन से कैरियर प्रॉस्पेक्टिव वो एज एन इंग्लिश लैंग्वेज से चूज कर सकता है सर। मेरा जो सफ़र है वो बस मेरी एक इच्छा से चालू हुआ। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, बोलना चाहता था और मुझे लगता था कि ये एक भाषा है जो मुझे इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्ट कर सकती है। बिकॉज़ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ बिल्कुल। द वर्ल्ड। तो इसी इच्छा के साथ में मैंने इसको सीखना चालू किया और फिर जब मुझे लगा कि भी मैं इसको लगातार पढ़ रहा हूँ, तो फिर मेरे में एक इच्छा जगी कि मैं इसको दूसरों को पढ़ाऊँ, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करूँ। तो इस कारण फिर मैंने जो टीचिंग है वो एज़ ए प्रोफ़ेशन चुना जी। और आज मुझे ये काम करते हुए लगभग 18 साल हो गए। Very nice। तो सर जैसे और लैंग्वेजेस में हम जानते हैं फ्रेंच स्पेनिश, ये तो क्या है कि कंट्री वाइज भी हैं, बट इंग्लिश जो ऐसी लैंग्वेज है सर जो वर्ल्ड वाइड, जैसे आपने भी बोला, एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है जिसमें कि सब एक बार समझ लेते हैं। तो लेकिन हम इसमें कई बार देखते हैं जैसे इंडियन अगर जब बोलता है तो अलग तरीके से बोलता है, कोई फॉरेनर बोलता है तो अलग तरीके से बोलता है, कई लोग इसमें ग्रामर का यूज करते हैं, कई लोग नॉन ग्रामेटिकल बस ये कोशिश करते हैं कि हमारा सेंटेंस समझ में आए। तो वो क्या है सर, और इस पे थोड़ा अगर आप रोशनी डाल सकें भाई ये कितना दो इंपॉर्टेंट है इसका अलग-अलग रोल। बातें हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। जी। कम्युनिकेशन जो है उसमें इस बात पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता। उसमें केवल इतना है कि वेदर यू आर इन अ पोज़ीशन टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ परफेक्टली और नॉट। भी आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आपको भूख लग रही है। अब आप अगर किसी से खाना माँग रहे हैं, तो अगर आप उसको आई वाज़ हंग्री करके, जो कि ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, वो भी जी। कहेंगे, तब भी क्या होगा कि वो अगर ये समझ जाए तो आप कम्युनिकेशन पूरा हो गया। ठीक है। दूसरी बात जिसको हम कहते हैं कि एक लैंग्वेज को अगर आप अच्छे तरीके से किसी को समझाना चाहते हैं, तो जी। दूसरा उसका पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं ग्रामर। जी। तो वो अगर सही होगा तब उसको आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली दूसरों को समझा पाएँगे। तो इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि मीन्स ग्रामर और कम्युनिकेशन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जी। आपको अगर ग्रामर ना भी आए तब भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर आप अपनी बात को सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से किसी के सामने रखना चाहते हैं, तब आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो जिस तरह से वही जो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसमें झलक रहा है सर। मैं ऐसा नहीं कहता। अभी आप स्पोकन गलत नहीं हो सकते और आप रिटन भी गलत नहीं हो सकते और जहाँ तक रिटन की बात है वो और ज़्यादा गलत साबित होती है क्योंकि रिटन वर्ड परमानेंट होता है। ओके। आप और हम जो बोल रहे हैं वो जल्दी भुला दिया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं पर गलत लिखते हैं, तो वो एक ऐसा वर्ड हो गया जो कि मतलब डॉक्यूमेंटेशन हो गया एक तरीके से। वो परमानेंट होता है और वो एक परमानेंट इमेज भेजता है आपकी। इस कारण अगर आप स्पोकन में कुछ गलत भी कर दें, तो लोगों का ध्यान उस समय होता है कि भई आपका बेसिक कंटेंट क्या है? आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? और उसको दोबारा नहीं सुना जा सकता। लेकिन अगर आप बात करें किसी रिटन मीडियम की, तो वो एक बार कहीं पर प्रिंट हो गया जैसे, तो वो फिर हमेशा रहता है। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए कि किसी शादी के कार्ड में आपने कोई गलत डेट छाप दी। अब वो एक डॉक्यूमेंटेशन है और वो जब तक कार्ड रहेगा तब तक वो गलती आपको दिखती रहेगी। इस कारण मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हमारा रिटन पार्ट है, उसमें हमें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में और ज़्यादा करेक्टनेस के साथ में बात रखनी चाहिए। ओके, तो सर जो बच्चे आज की डेट में इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो पाथ अपनाएं, कैसे वो अपने आप को दोनों ही चीज़ों में पारंगत हासिल कर सकते हैं, या हम कह दें कि एक्सपर्ट बन सकते हैं, या एटलीस्ट एक्सपर्ट लेवल तो थोड़ा हाई हो जाता है बट एटलीस्ट एक कम्युनिकेटर अच्छे से हो सकते हैं। नहीं, मैं इस मामले में मानता हूँ कि ऐसा एक अजम्पशन है कि इंग्लिश इज़ द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। ये मुझे लगता है कि यार इंग्लिश इज़ नॉट अ सेकंड लैंग्वेज, इट इज़ बेसिकली अ फॉरेन लैंग्वेज। क्योंकि अगर आप हमारे आसपास की बात करें, मतलब जो हमारा हिंदी बेल्ट कहते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश इज़ यूज्ड एज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं कि मैंने मतलब बेसिकली क्लासरूम के बाहर किसी दुकानदार से इंटरेक्शन करने में या किसी आते-जाते व्यक्ति से इंटरेक्शन करने में या किसी डॉक्टर से इंटरेक्शन करने में कभी इस लैंग्वेज का यूज़ किया हो। जी। तो ये एक लगभग फॉरेन लैंग्वेज है, एट लीस्ट इन आवर कल्चर।
और अगर आप इस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका ये है कि हम इससे अपने आप को कैसे सराउंड करें। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि अब ये ज़्यादा नहीं बोली जाती, तो आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप एक किसी भी अच्छी बुक को जैसे रीड अलाउड कर सकते हैं। उसके मीडियम से क्या होता है कि आप उसको पढ़ भी रहे हैं और साथ-साथ बोल भी रहे हैं। जी। फिर आजकल का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं। आप कुछ सारे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। बहुत सारे टेड टॉक्स आते हैं जिसमें अच्छे से अच्छे स्पीकर हैं, वो इस लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, उसको हम सीख सकते हैं। तो सुनने से, लिखने से, है ना? और अगर आप चाहें तो आप खुद कुछ लिख सकते हैं, तो एक ऐसा पार्ट है जो कि आपकी रिटन लैंग्वेज को जी। इफेक्टिव बनाता है। तो सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना, ये 4 ऐसे तरीके होते ओके। हैं जिससे हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि हम सीखते हैं सुनने से, क्योंकि अगर हम हमारा खुद का बचपन देखें तो बचपन में जब हम बोल नहीं पाते थे तो हम सुनते बहुत थे। जी। तो सुनना एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत ईज़िली उपलब्ध है, अवेलेबल है आजकल। और बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। और आजकल तो जैसे यूट्यूब पर जो है वो नीचे उसका जी हाँ। हाँ, लिखा हुआ भी आता है, आप जी। चाहते हैं तो जी। कई लैंग्वेज हैं जिनमें वो करेक्ट। सारी उपलब्ध हैं। तो अगर आपको किसी जो फॉरेनर है उसका प्रोनाउंसिएशन को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप उस कैप्शन को पढ़ के भी उसको समझ जी। सकते हैं कि मैं उसी पे आ रहा था सर, आपने वो एक लाइन छेड़ी थी कि जैसे हम सुनते हैं कि जैसे मूवी या न्यूज़पेपर, क्योंकि मूवीज़ में जो इंग्लिश मूवीज़ हैं जनरली उनमें वो नीचे लाइन देते हैं सो दैट वो जो क्या बोल रहे हैं आप उसको हाँ, पढ़ो आप तो वो उसको समझ रिटर्न भी सकते समझ हैं। में आता है। आजकल हाँ, यूट्यूब ने ये अच्छा फीचर दे दिया है, तो जी। इससे बहुत ईज़ी हो जाता है कि जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में 2 अलग-अलग कंट्रीज़ में पूरी तरीके से अलग होता है, उनको समझना, क्योंकि हम इंग्लिश जो है वो इंडियन इंग्लिश या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है उसको सुनने के आदी हैं। तो हमारे लिए जैसे मैं एक मूवी देखा तो मुझे अभी याद आया कि जो वर्ड है राइटर, इसको अमेरिकन इंग्लिश में राइडर प्रोनाउंस किया जाता है। जी। और अगर आप उसको किसी मूवी में देख रहे हैं तो आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये राइडर राइडर क्या हो रहा है? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जी। तो मैंने उसको क्या है कि पढ़ने की कोशिश की नीचे, तब मुझे पता चला कि ये जो वर्ड है वो राइटर, जिसको हम हिंदी में मतलब इंडियन इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, जी। उसका प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन इंग्लिश में राइडर की तरह होता है। ओके। तो अगर आप उस कैप्शन को लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में भी आसानी होती जी। है, और आपको ये भी पता चलता है कि सेम वर्ड को 2 अलग-अलग कंट्रीज़ में किस तरीके से अलग तरीके से प्रोनाउंस या किया जाता जी। है, बोला जाता है। आई थिंक तभी ये जो आपने जो इतना डीपली डाइव करके जो चीज़ बताई, तो लोग जो मजाक में कई बार कह देते हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, शायद इसीलिए वो लोग भी जो बोलते हैं या जिसने पहली बार बोला होगा उसने वो रिसर्च के थ्रू ही एक जोक टाइप का निकाला होगा जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि इंग्लिश कोई छोटी मोटी ऐसी भाषा नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। नहीं, मैं तो इसमें कहता हूँ ये फ़नी लैंग्वेज का मामला कुछ नहीं है। अगर आप किसी फ़ॉरेनर से इंग्लिश की बजाय आप उससे कहेंगे हिंदी में बात करें, तो उसकी हिंदी भी हमें फ़नी लगेगी। जी। तो कोई जी। लैंग्वेज फ़नी नहीं होती है, उसको बोलने का जो तरीका होता है, वो किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कई बार फ़नी ले लिया जाता है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये फ़नी लैंग्वेज होती तो शायद आज ये साइंस की लैंग्वेज नहीं होती, जी। ये लिटरेचर की इतनी महान लैंग्वेज नहीं होती। तो फ़नी कुछ भी नहीं होता है, फ़नी तो लैंग्वेज को देखने का एक अंदाज़ है। ओके। और जैसे मेरा मानना है कि लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं, वर्ड्स वो डेड होते हैं, उनमें लाइफ़ नहीं होती है। जी। ये तो जो स्पीकर है वो उनमें लाइफ़ डालता है। ओके। तो किसी भी लैंग्वेज को फ़नी करना, वो स्पीकर का काम है जी। या राइटर का काम है कि जी। वो किस तरीके से वर्ड्स को लिखता है, किस तरीके से वर्ड्स जी। को प्रेज़ेंट करता है, ताकि वो एक फ़नी शेप ले ले। जी। अदरवाइज़ कोई लैंग्वेज को ये कहना कि फ़नी लैंग्वेज है, ये पूरी तरीके से गलत है। ओके। तो सर जैसे अभी अपन बात ही कर रहे थे एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसमें क्या-क्या मैक्सिमम लिमिट होती है सर एक एजुकेशन की एक लैंग्वेज में? सर जैसे अगर कोई इंग्लिश एक्सपर्ट बनना चाहे और आपने जैसे सर पीएचडी की है, तो मैं जानना चाहूँगा पीएचडी में क्या वो इंग्लिश से ही पीएचडी होती है? उसके अंदर भी जैसे पीएचडी का एक बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, हर सब्जेक्ट्स पे, तो इंग्लिश में किस सब्जेक्ट पे होती है सर? इंग्लिश में भी बहुत सारे एरिया हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी एक मैं तो ये मानता हूँ कि ये डिग्री और नॉलेज 2 अलग-अलग एरिया हैं। है ना? ऐसा हो सकता है भी कि जो लोग जिनके पास डिग्री नहीं है वो इस लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि कई ऐसे लोग हों जिनके पास में डिग्री भी है अच्छी, और जो लैंग्वेज की पकड़ है वो भी है। तो इसका नॉलेज का डिग्री से कोई लेना-देना नहीं है। इसको हम उस तरीके से नहीं जोड़ते। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं इंग्लिश की तो फिर उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तब आपको जी। किसी सर्टिफ़िकेट की
और कहीं मतलब डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, तो जी। उसके अपने-अपने मतलब सभी यूनिवर्सिटीज़ में आजकल तो हमारे हो गया है, जो 2+3+2 वाला सिस्टम है। तो आप ना एक सब्जेक्ट के तौर पर आजकल इंग्लिश को ले सकते हैं, आप इसमें मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स के बाद में पीएचडी कर सकते हैं, तो स्कोप्स काफ़ी हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप जो लैंग्वेज का लर्निंग है, वो एक फॉर्मल वे में करना चाहते हैं या इनफॉर्मल वे में करना ओके। चाहते तो हैं। सर जैसे आपने बोला कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो हो गए, तो जैसे लेक्चरर के लिए तो चलिए हम मान लेते हैं एक फॉर्मल वे ही होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा है। और क्या-क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं सर एज़ एन इंग्लिश एक्सपर्ट? किस-किस और प्रोफ़ेशन में जा सकता है बंदा? भी सीधी सी ये बात है कि अगर आप अपने एरिया को वाइड करना चाहते हैं, तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। क्योंकि आपकी मैं आजकल ये नहीं कहता कि जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, वो एक स्किल है आजकल, जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के जो चांसेस हैं उनको मल्टीफोल्ड कर सकती है। आज हम अपने आसपास देखते हैं चेतन भगत वगैरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाली लिख कर कमा रहे हैं। आज से शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले इतना पॉपुलर होना शायद संभव नहीं था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप राइट कर सकते हैं इंग्लिश में या इंग्लिश में, तो इसमें स्कोप है अलग-अलग। भले आप देवदत्त पटनायक को लें, भले आप अमीश त्रिपाठी को लें, सभी लोग हैं जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं और हिंदू मिथोलॉजी पर लिख रहे हैं। जी। ठीक ना? ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं जो कि इंग्लिश में अपनी मतलब मिथोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। जो द्रौपदी की कहानियाँ हो गई या महाभारत के अलग-अलग जो पात्र हैं उन पर स्टोरीज़ लिख रहे हैं। तो लिखने में बहुत एक बड़ा मार्केट है। अगर आज आपने वो लिटरेरी फेस्टिवल में भीड़ देखी हो, वो जी। भी कहीं न कहीं इस बात का सबूत है कि लोगों का लिटरेचर में इंटरेस्ट है। जी। लोग ना नई-नई थीम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लोग नई-नई चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं। हमारे जो पुराने जो ग्रंथ हैं, उनमें मॉडर्निटी को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि आजकल वो व्यक्ति जो कि हिंदू मिथोलॉजी को या हमारी मिथोलॉजी को एक नए तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है ना? और अगर आप एक आईटी प्रोफ़ेशनल हैं और आपको मान लीजिए कहीं बाहर भेज दिया जाता है, तो फिर से एक ये ऐसे लैंग्वेज है जो कि एक ब्रिज का काम करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्कोप तो बहुत सारे हैं और अगर आप इन सारी स्कोप्स को भूल जाएँ तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये आपके दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं इसको खोलती है। आप अगर केवल एक लैंग्वेज जानते हैं, मैं मतलब ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि हमें कम से कम किसी एक और लैंग्वेज की जो हमारी मदर टंग है, उसके अलावा उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल हिंदी जानते हैं जैसे, तो आप उन चीज़ों से वंचित रह जाएँगे जो अंग्रेज़ी में लोगों ने किसी भी एरिया में बड़ी खूबी से कही हैं, बड़ी खूबी से लिखी हैं, बड़ी खूबी से उसमें अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। और जैसे आप ये कहें कि अगर आप केवल हिंदी जानते हैं, तो आप हिंदी में तो जो लिखा गया है ना? उनको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू और जानते हो, तो आप गालिब को, आप मीर को, आप गुलज़ार साहब को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस कारण मेरा ये मानना है कि हमें कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो मदर टंग है, उसके अलावा एक लैंग्वेज सीखें। फिर भले ही वो संस्कृत हो, भले ही वो उर्दू हो, भले ही अंग्रेज़ी हो, भले ही फ्रेंच हो, भले ही जर्मन हो। ये क्या करता है, इट इज़ समथिंग दैट ओपन्स द विंडोज़ ऑफ योर माइंड। इट मेक्स योर माइंड वाइडर। और ऐसा कहते भी है ना कि माइंड और इलास्टिक में एक ही फ़र्क होता है। इलास्टिक को जब छोड़ दिया जाता है, तो जी। वापस उसी शेप में आ जाता है जी। और माइंड एक बार इलास्टिक हो जाए, तो फिर वो वापस श्रिंक नहीं होता है। जी। तो सर जैसे मैं इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एक्सपोज़र की बात करता हूँ बच्चों के लिए। तो एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया में क्या किस टाइप का स्कोप है एज़ प्राइवेट लेक्चरर और गवर्नमेंट लेक्चरर, क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करना पड़ेगा बच्चों को? और एक अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहे आफ्टर टेकिंग कंप्लीट भई आप एजुकेशन एंड इतना देख नॉलेज। लीजिए कि एक अंग्रेज़ी के प्रति सभी आजकल पेरेंट्स में एक वो क्रेज़ है, सभी लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी सीखें। तो जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ रही है और जैसे-जैसे लोगों में ये इच्छा बढ़ रही है कि भई हमारे जो बच्चे हैं उनको अंग्रेज़ी आए, तो नेचुरल है कि इस लैंग्वेज में सीखने का और सिखाने का स्कोप बढ़ रहा है। फिर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है, वो होनी चाहिए किसी भी इंग्लिश स्कूल में, भले ही वो प्राइवेट हो। और आजकल ऐसे बहुत सारे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो आपको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, उनकी अच्छी रेपुटेशन है। और जैसे राजस्थान सरकार ने भी गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले ही हैं, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी आपकी संभावनाएँ बनती हैं। फिर कॉलेज एजुकेशन है, उसमें संभावनाओं की बन रही है। तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत स्कोप है और अभी भी
इसमें बड़ा एक गैप है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको अच्छे तरीके से सिखा पाएँ, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस मतलब एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें कुछ सैचुरेशन आ गया है। अभी भी काफ़ी स्कोप है, और अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं, तो आपको के लिए एक अच्छा करियर तैयार है। ग्रेट। तो सर आपको इसकी, चूंकि मेरे को तो शुरुआत में पूछना चाहिए था, बट लेकिन अपना डिस्कशन थोड़ा अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया, तो मैंने कहा अब पूछ लेता हूँ। तो आपको सर ये इंग्लिश में इंटरेस्ट कैसे आया सर? मैंने आपको कहा कि मैं पहले से ही, मतलब मुझे लगता था कि मुझे कोई ना कोई एक और लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और जैसे आपके मतलब कह सकते हैं कि यार कुछ नेचुरल इंक्लिनेशन होते हैं। तो और जैसे मेरी ये इच्छा थी कि हाँ, मैं इस लैंग्वेज को बोलूँ। जब मैं किसी को देखता था कि वो इस लैंग्वेज का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर मुझे इच्छा होती थी कि हमारे जैसे मोहल्ले में कुछ लोग थे, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से बोलते थे, या तो मुझे लगता था कि यार मैं भी उनकी तरह बोलूँ, मैं भी उनकी तरह बात करूँ। तो ये शायद एक इच्छा थी जो मुझे इस एरिया में मिली। और दूसरा सर मैं देखता हूँ कई बार, क्योंकि हमारे भी कॉलेज टाइम में हमने देखा कि बच्चे क्या है, कई बार जैसे आपने एक जो एग्जांपल्स बताए कि ग्रुप डिस्कशन या आपका बुक रीडिंग एंड ऑल, तो उसमें क्या है, कई बार लोग थोड़े से फियर फील करते हैं जब वो आसपास के लोगों को देख लेते हैं कि नहीं वो हमारा मजाक बना सकता है। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहिए? और हमारा भी हिंदी में कन्वर्सेशन का यही महत्व था, ऑल्दो हम इंग्लिश पे बात कर रहे हैं, बट ताकि हम ग्राउंड लेवल तक बच्चों तक अपनी मैसेज को पहुंचा सकें एज एन एक्सपर्ट सर। तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? भाई मैं केवल इतना ही कहूँगा कि फियर के साथ में दो ही चीज़ें होती हैं, आइदर लेट इट कंट्रोल यू और कंट्रोल इट, बस। तो अगर आप फियर को अपना कंट्रोल अपने हाथ में दे देंगे, तब फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और जिस मोमेंट पर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं फियर को कंट्रोल करूँगा, उसी मोमेंट पर आप एक स्टेप लेते हैं जो आपको एक सक्सेस से वे पे ले जाता है। ओके। और सर जो कॉलेज लेक्चरर होते हैं, तो प्राइवेट में भी वो नेट स्लेट मैंडेटरी होता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी? भाई जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो तो इसकी डिमांड करते ही करते हैं, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे जो नए खुले हुए कॉलेजेस जी। होते हैं, उनमें वो उस समय उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रखते, क्योंकि उनके पास में शायद जो हाईली क्वालिफाइड है लोग, उनको देने के लिए उतना पैसा नहीं होता है। लेकिन उस केस में भी अगर आप कम पैसे में भी अगर अपनी टीचिंग करियर स्टार्ट कर लें, तो आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के लगातार टच में रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। हम्म। तो किसी को पढ़ाने का मतलब क्या है कि उस चीज़ को दोबारा सीखना। तो इससे आपकी खुद की जो पकड़ है उस सब्जेक्ट में मजबूत बनती है। और जब आप कुछ पढ़ा के फिर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो आप उन लोगों से बेहतर स्थिति में होते हैं जो पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल पढ़ ही रहे हैं। तो पढ़ाने से आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको देने का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप एक बेहतर स्थिति में उसको हैंडल कर सकते हैं। और सर इसमें मैक्सिमम पोस्ट कहाँ तक पहुंच सकता है व्यक्ति? आप प्रोफेसर हो सकते हैं, और अगर ये आप कॉलेज लेकर लैंग्वेज मतलब कॉलेज एजुकेशन की बात करें, और आपका लक हो तो वीसी बन सकते हैं। ओके। इससे ज़्यादा तो कोई हायर पोस्ट होती नहीं है हमारे यहाँ पर। अच्छा। और सर इसमें एक, जैसे पहले बचपन में मैं जब पढ़ा करता था, तो एक रैनन मार्टिन आती थी, तो इस तरह से भी क्या कोई बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे सर बच्चों को, जो मतलब रैनन एक मार्टिन एक बहुत उस समय बेसिक की तरीके से किताब बनाई गई थी हो? जब और कोई किताबें उपलब्ध नहीं थी। तो आजकल तो आप ये कहिए कि आपको अपना लेवल देखना है कि हमारी लेवल कौन सा है, और हम ओके। किस किताब की। और आजकल जो सोशल ये ऑनलाइन मीडियम है, इसमें आप किसी भी किताब के बारे में सर्च कर सकते हैं। ये बात जान सकते हैं कि वो किस लेवल के लिए है, वो इंटरमीडिएट लेवल के लिए है, या मतलब सीनियर लेवल के लिए है। और अकॉर्डिंगली उस किताब को के बारे में व्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी बुक है जो मेरे हिसाब से है, या मेरे जो अभी जो मेरा लेवल है उसके अकॉर्डिंग है। ग्रेट। तो सर आज आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था वहाँ पे? किस तरह के आपको ऑडियंस देखने को मिली? बच्चे, आपने किसी से इंटरेक्ट किया वहाँ पे सर लिटरेचर फेस्टिवल में बाई चांस? नहीं, मेरा इंटरेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे ये बात वहाँ पर जाकर अच्छा लगा कि इतनी जो भीड़ है वो ये आ रही है लिटरेरी फेस्टिवल के नाम से। वो ये शो करती है कि इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, किताबें लोग पढ़ना चाहते हैं, और अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो ग्रो कर रहे हैं। टू लर्न इज़ और टू ग्रो। बिल्कुल सर, और एक जब ऑथर होता है, क्योंकि कई बच्चे, क्या हमने देखा है, कई यंग ऑथर्स भी हमने सुने हैं, हालांकि पढ़ने का मौका नहीं मिला अभी तक, आपने देखा होगा शायद। तो सर ये जो राइटिंग वाली जो टाइम फ्रेम है, क्या वो भी एक माइंड से अपने आप आता है कि नहीं मेरे को कुछ लिखना चाहिए, या एक आप एज एन एक्सपीरियंस आप कुछ बताना चाहेंगे कि एक फेज के बाद हम उस चीज पे लिख सकते हैं?
नहीं, मैं तो खुद एक राइटर हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो मैंने थोड़ा बहुत लिखा है पोइट्री में, वो मेरा मामला अकेले इतना ही है कि मुझे लगता है कि जब कोई इमोशन आपको इंटेंसली हिट करता है, तभी आप लिख सकते हैं। तो एक अच्छा ऑथर वो होता है जो अपने आसपास की जो घटनाएँ हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होता है और फिर उनको एक शेप देता है। एक ऐसी शेप जिससे हर एक व्यक्ति अपने आप को टच महसूस कर सके। तो ये एक ऐसा काम है जो शायद काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में आता है, और इस कारण मुझे लगता है कि राइटिंग हर एक आदमी के लिए तो मतलब बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ना हर एक आदमी के एक बस की बात है। हम चाहें तो पढ़ सकते हैं और Great. उस इमोशन को उसके वर्ड्स के थ्रू अपने में फील कर सकते हैं। और सर इसमें जस्ट लास्ट में आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपने बता ही दी। गवर्नमेंट में कौन-कौन सी पोजीशन, क्योंकि क्या है बच्चे आजकल क्या है सबको सरकार की तरफ जाना है, ऑलरेडी सरकार भी प्राइवेटाइजेशन में बोलती है कि नहीं आप उसमें भी अच्छा स्कोप है और वो खुद भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करती है लोगों तक पहुँचाने के लिए रोज़गार। तो सर गवर्नमेंट में कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जो इंग्लिश वाले बंदे को मिल सकती है जॉब? जॉब तो खैर मैंने कहा कि एक तो इंग्लिश टीचर के तौर पर है, इंग्लिश लेक्चरर के तौर पर है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने आप को में जाना चाहते हैं, उसको सक्सेसफुली पास करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इंग्लिश एज़ ए पेपर तो होता ही है, जी, आपको उसको पास करना ही होता है। तो इस कारण आप ये कहिए कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। ओके। तो उसको साथ में लेके चलेंगे तो आप बहुत ऊँचाइयों तक जा सकते हैं। तो आई थिंक सर मोस्ट ऑफ द थिंग आपने बता दी। फिर भी अगर कोई ऐसी बात छूट रही हो सर जो बच्चों के काम की हो और जो एक या तो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके पुराने या अभी करंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो जिससे कि बच्चे बेनिफिट ले सकें? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि रीडिंग इज़ अ ग्रेट हैबिट एंड वी शुड ऑल ट्राई टू डेवलप इट। ओके। और सर आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं। तो उन नेगेटिव बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रीडिंग से उनकी माइंडसेट पे भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। ग्रेट। और एक लास्ट में कितने घंटे एक बच्चे को अपने आप को देना चाहिए पढ़ाई के लिए? इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट है, जो भी लोग वो जानते हैं कि क्रिकेटर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। तो ये सब आपके इंटरेस्ट पे डेवलप करता है कि आप कितना इंटरेस्ट है आपका किसी सब्जेक्ट में और आप कितनी देर उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। Great, sir. So I think thank you very much, Atul sir, for giving me your precious time and valuable inputs. तो और अब इसके बाद में मैं आपसे यही कहूँगा कि सर आपने मेरे को इतना अच्छा समय दिया और लोगों तक जानकारी पहुँचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू सौरभ जी, गाइस, आपने कीप मुझे सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयर इन योर नेटवर्क। थैंक यू। इसी के थैंक यू। साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स। थैंक यू सर।